वेलकम टू टैक्योन और सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट। और मॉडर्न फिजिक्स के अगले सेगमेंट में हम देखने जा रहे हैं विल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हमें क्या समझना है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर ने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रिएट की है ना। पूरे मॉडर्न फिजिक्स सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो जो क्रिएशन ऑफ बॉम्ब है, कौन सा बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, विल अंडरस्टैंड हाउ न्यूक्लियर वेपन्स वर्क, है ना। तो न्यूक्लियर वेपन का क्या बेसिक फिलॉसफी है वो हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये किसी भी न्यूक्लियस की टूटने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं ना, द ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस। सो दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। सो दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड इट। आपने एक लेटेस्ट मूवी भी देखा होगा, ओपेनहाइमर, है ना। ओपेनहाइमर नोलन का मूवी है। दैट मूवी इज बेस्ड ऑन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट ऑन मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट दी नाजीज, है ना। वो जर्मनी में हिटलर भी बना रहा था वेपन, है ना। आई थिंक इट वाज गाइडेड हाइजेनबर्ग एंड समवन। सो उसके काउंटर में इधर मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपेनहाइमर ने लीड किया था, उसको कंप्लीट किया था। दैट वाज द न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट, है ना। उसमें फिर बॉम्ब भी गिरी थी जापान में, क्या हुआ, लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो हुआ था ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। सो दैट वाज वेरी डेंजरस। सो दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसको समझे कि ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या आपके पास है समझने के लिए। तो आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं एटम के बारे में पढ़ी हैं। अब सोचो इंसान की कितनी क्यूरोसिटी है कि एटम के अंदर भी जाया गया वो इंसान, और न्यूक्लियस के अंदर भी गया। यू मस्ट बी नोइंग दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड जो चैप्टर है वो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी कहानी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है ना। इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करता है तो सीरीज वगैरह आती है, ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एमिशन। बट यहाँ पे सारी जो डिस्कशन है ये इलेक्ट्रॉन पे ना होकर न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, आप देखेंगे ध्यान से तो न्यूक्लियॉन्स होती है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है सब कुछ, आपको पता भी होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बात आप अगर ध्यान से देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या चीज की कॉमन चीज है दोनों में, दोनों की मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, ये सेम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। इसी मास को वन एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट। तो कोई तुमसे आज से पूछे, आज के बाद पूछे, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, इट्स वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एएमयू। वन एएमयू मतलब 1.67 10⁻⁻⁹ केजी। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज आल्सो वन एएमयू, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनमें कॉमन चीज क्या होती है, मास उनका कॉमन होता है। बट डिफरेंस क्या चीज की होती है, उनकी चार्ज अलग होती है। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। आपको पता होगा प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है, बस प्लस ई, है ना। प्लस ई मतलब कितना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं। अब बात समझते हैं, देखो। तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दो लोग, कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उन दोनों के सम को, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। याद रखना, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे सोडियम, सोडियम का कितना मास नंबर है, 23। इसका मतलब देयर आर 23 नंबर, टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज 23, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 23, है ना। तो ये मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। अब एक बात समझ में आता है कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन, तो पता चलता है वो किससे, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो, एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, अब एक बात रखना, दूसरी चीज एक होता है, ये वाली चीज क्या है, ये है मास नंबर, ये है मास नंबर। मास नंबर मतलब मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सो याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा, जैसे मान लो Z प्रोटॉन्स है, Z प्रोटॉन्स है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो कितने बच गए उसके अंदर नंबर्स, A माइनस Z।
इतने क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो 23 है मास नंबर किसका, सोडियम का, और 11 क्या है उसका, एटॉमिक नंबर है, तो 11 प्रोटॉन और 23 माइनस 11 दैट इज 12 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड, ठीक। और दोनों को जोड़ो तो कितना कितना आता है, ए आता है, और ये ए क्या होता है, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक। ये बातें हमको समझ में आती। अब एक बात और भी समझने वाली बात है, दैट नंबर अलग होता है और मास अलग होता है। जैसे मान लो न्यूट्रॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अगर ऐड कर दे तो उसको मास नंबर बोलते हैं, उसको एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो चलो देखो, एटॉमिक मास अगर मैं निकालूं, ये जो चीज है ध्यान से देखो, मैंने यहाँ निकाला है, ये क्या लिखा है मैंने, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में याद रखना, एटम का जो मास होता है वो किसका मास होता है, वो न्यूक्लियस का ही मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटम का मास मतलब न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। कितने प्रोटॉन, देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन होंगे जेड मास ऑफ प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, देखो तो ए माइनस जेड, अच्छा मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, अभी हम जानते हैं ना, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज नथिंग बट वन एएमयू, एंड मास ऑफ वन प्रोटॉन इज नथिंग बट वन एएमयू। तो क्या दिखता है, ए माइनस जेड एएमयू प्लस जेड एएमयू, तो टोटल कितना आता है, ए एएमयू। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, दैट एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास इज नथिंग बट ए एम यू। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो सोडियम, सोडियम क्या है 11, ये क्या है 23, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 23, है ना। अगर तुम्हें मास नंबर पता है तो बताओ तो उस एटम का मास नंबर 23 है, तो एटॉम का मास कितना है, बस 23 ए एम यू। और एक ए एम यू कितना होता है, एक ए एम यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आती है, ठीक। अब एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इसमें, कि एक एटम का मास होता है एएमयू, बट एक जनरली एटम्स जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, एक ना एक साथ ढेर सारे होते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक एटम होता है या एक मोल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास ऑफ एटम, है ना, एंड दैट इज एएमयू। अब मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मास ऑफ वन एटम में इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। अब हमें पता है एक एटम का मास कितना है, दिस इज मास ऑफ वन एटम, और वन मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो वन एटम का मास एएमयू है, तो इतने मोल का मास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो एएमयू की जगह क्या लिख दो, केजी लिख दो, और ये ऐसे नंबर लिख दो। तो तुम्हें जब सब कैलकुलेट करेगा ना, तो यहाँ पे आएगा मालूम है कितना, 10⁻³ केजी, और 10⁻³ केजी कितना होता है, ग्राम। तो लास्ट में तुम्हें आएगा देखना ए ग्राम, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। देखो तो, जैसे कि देखो ये 1.67 को 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इट्स ऑलमोस्ट 10 के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा, और 10⁻⁻4 है तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ केजी मतलब ग्राम। इसीलिए मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज ए ग्राम, है ना। अब मैं फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, जैसे कि देखो अब समझना बात को, ये चीज समझने लायक है। जैसे मान लो सोडियम, सॉरी मान लो सोडियम है, सोडियम में क्या है 11 23, इसके मास ऑफ वन एटम कितना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, सीख लो इसको, ये क्या होगा ए एम यू। अच्छा अब मैं बोलूं मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम एटम क्या होगा, वो भी क्या होगा, ए तो वहां भी रहेगा बट इस बार क्या लग जाएगा, ग्राम, है ना। तो एक एटम का मास है एएमयू, और वन मोल का कितना हो जाता है ए ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो तो दिस बिकम्स 23 एएमयू is the mass of one atom, and what is the mass of one mole of sodium atom, 23 grams, and that's beautiful, ठीक है ना। तो ये कैसे आता था, अभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, that mass of one mole of atom is मोलिकुलर मास, है ना। बट वो कैसे आता था वो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाया, दैट मस्ट बी वेरी मच नाइस फॉर यू। आप ये बात को पहली बार समझ रहे हैं कि एक्चुअली में वो
मॉलिक्यूलर मास के बराबर क्यों आता है? क्योंकि वो सिंपल कैलकुलेशन है। क्योंकि एक एटम का मास होता है AMU, तो उतने से मल्टीप्लाई करो तो 1 ग्राम ही आता है। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, ठीक? तो ये बात समझ में आती है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया हमें? कि ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं, मास वगैरह, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसके आगे की हम लोग बात अगर हम लोग देखें, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उनका मास वगैरह के बारे में डिस्कशन किया। अब प्रॉब्लम इस न्यूक्लियस के साथ बस इसके मास और न्यूक्लियस इन सब चीज़ों में नहीं है, है ना? इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम इसमें देखेंगे आप, कभी कभी आपने मन में ये बात सोची है? Have you ever wondered that why nucleus is stable? My question is, why nucleus is stable? It should not be stable technically. Question क्या है? Why nucleus is stable? Sir, why it should not be stable? Because you have heard in electrostatics, आपने पढ़ा होगा electrostatics में, that positive and positive charges repel each other. And you can easily see that in the nucleus, positive charges are sitting beside each other. Protons सामने सामने है ना? Then why that proton is not pushing that other proton outside? वो दो रिपल्सिव फोर्स को कैसे बैलेंस किए हुए है न्यूक्लियस ने? दैट वाज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन यू कैन आस्क विद एनीवन, दैट व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल? इट शुड नॉट बी स्टेबल बिकॉज एक्चुअली द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर अगर उनको रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा एंड इट शुड ब्रेक, बट इट इज नॉट ब्रेकिंग। सो द बेसिक थिंग विच इज ट्रू, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है जो एक हर बच्चे को समझ में आएगा? अच्छा, रिपल्शन फोर्स है, अगर ये फिर भी स्टेबल है, इसका मतलब क्या रहा होगा? देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। हम दिख रहा है कि रिपल्सिव फोर्स है बट फिर भी ये टिका हुआ है, इसका मतलब श्योर है that there must be some attractive force also in the nucleus, and that attractive force in the nucleus between the nucleons is called which force? Nuclear force, है ना? न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एंड व्हाई न्यूक्लियर फोर्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज वेरी हाई बिटवीन द प्रोटॉन्स. So actually the nucleus must break, but it is not breaking because the nuclear force between the nucleons is holding them together. ठीक है ना? तो ये न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स को बात करने से पहले अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि अभी तक आपने कितने फोर्सेस पढ़ लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ? आई हैव नेम्ड देम ऑल, है ना? कौन कौन से फोर्सेस है बेटा? यू हैव अंडरस्टूड अबाउट gravitational force, electrostatic force, magnetic force, and now the fourth force in your life is nuclear force. nuclear force होते हैं strong and weak दोनों, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट strong में लेना है ना? तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, ध्यान से देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। अब एक बात समझो, पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स के, अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना? बट अट्रैक्टिव इन नेचर है, न्यूक्लियर फोर्स है, बट ये लग किन के बीच में रहा है? देखो, अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना? ऑलवेज रिमेंबर द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। जैसे ये लगेगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? इट्स अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन एंड न्यूक्लियॉन, अट्रैक्टिव। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रोटॉन एंड प्रोटॉन? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा क्या न्यूक्लियर फोर्स? यस, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा सर? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव। इसमें भी लगेगा न्यूक्लियर फोर्स एंड दैट इज अट्रैक्टिव। सर ये दोनों तो ठीक है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा? यस, इनके बीच में भी लगेगा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर force. मतलब nuclear force do not depends on the nature of the charge. It acts between any two subatomic particles. ये उन दो subatomic particles के बीच में लगेगा जिनकी distance बहुत close होनी चाहिए. The basic criteria is this nuclear force is relevant only if the separation is in order of 10 the power minus 15 meter. We also call it as femtometer. And if you have heard about the radius of the nucleus, it is also in this order, है ना? अगर कोई दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इफ यू ब्रिंग टू न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एनीथिंग, any combination very close to each other, like suppose in the range of 10 to the minus 15 meter, then what happens? Suddenly a nuclear force
acts between them, and the nature of that nuclear force is always what kind of nature? Is it attractive or repulsive? It is always attractive in nature, है ना? अच्छा, between nucleons, what is the range? शॉर्ट रेंज है ना? शॉर्ट रेंज कितना है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर, है ना? अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इज इट शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज? Electrostatic force is a long range force. Two charges kept very far from each other also can experience electrostatic force, but two subatomic particles kept at a very far distance do not experience any nuclear force, है ना? उसके लिए रेंज बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना? सो दैट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दैट थ्योरी, दैट कंफ्यूजन. क्या कंफ्यूजन है कि व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल? बिकॉज between the nucleons the net force is acting in the attractive nature, ठीक है? इस तरीके से भी बात समझ में आती है दैट अच्छा न्यूक्लियस इसलिए स्टेबल है, एक नया टाइप का फोर्स है. अच्छा, कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स है. तो न्यूक्लियर फोर्स कुछ ऐसी फोर्स है जो इस न्यूक्लियस को स्टेबल बना रहा है. अब सर सब कुछ ठीक है, न्यूक्लियस स्टेबल है, तो न्यूक्लियस स्टेबल है तो इसके पीछे फिर लोग पड़े हैं और इसके पीछे क्या क्या चीजें देखी गई हैं, इसमें बहुत सारी बातें समझी गई आगे. व्हेन people or the scientists have started finding radioactive elements, like suppose कुछ ऐसे atoms मिले, some atoms people or the scientists have found which are not stable, whose nucleus is not stable and they regularly decay. कुछ ऐसे न्यूक्लियस मिले जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है ना, ऐसे कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं. रेडियो एक्टिव मतलब वो अपने आप को तोड़कर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं फॉर देयर स्टेबिलिटी. दैट न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, एंड व्हाई दैट न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, व्हाई दैट turbulence happens inside the nucleus, that we'll understand. And we will also understand what is the nature, why the radioactivity occurs, है ना? मैंने बोला रेडियो एक्टिविटी का मतलब द ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज सिंपली, यू कैन इजीली कॉल इट एज रेडियो एक्टिविटी. न्यूक्लियस अगर टूटता है तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है. अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी. एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, व्हाई न्यूक्लियस एक्चुअली ब्रेक्स, है ना? तो न्यूक्लियस ब्रेक क्यों करता है? देखो बात को समझते हैं. जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस है, अब जैसे जैसे इसमें क्या होता है, मास नंबर बढ़ता जाता है. अगर आप देखेंगे, इफ यू इंक्रीज द मास नंबर, लाइक सपोज इफ यू इंक्रीज द मास नंबर, इफ यू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर भी बोलो, जैसे मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मास नंबर बढ़ाते जाओ, देन व्हाट विल इंक्रीज? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ये ट्रू बात है ना बेटा? ऐसे क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द न्यूक्लियस. लाइक सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट यूरेनियम, 238 न्यूक्लियॉन्स आर देयर. अब सोचो, बात को समझना. What happens if some proton is here and some proton is here, and if the mass number is too big that there are lot of protons and neutrons, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है. बात को समझना. इस प्रोटॉन, कौन से प्रोटॉन पे देखो, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा. बट ये चूंकि न्यूक्लियस काफी बड़ा हो चुका है ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? थोड़ी दूर हो जाएगी ना. देन ये दूर होने के कारण इनके बीच में क्या नहीं लगने लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाएगा. तो जैसे ही न्यूक्लियस बड़ा होता है ना, तो ये दूर दूर वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, बट उनके बीच में अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये इसके नियर बाई वाले जितने लोग हैं इससे चिपके रहेंगे, और इसके नियर बाई वाले लोग जितने लोग हैं इससे चिपके रहेंगे, बट इसका कनेक्शन इससे टूट जाएगा, है ना? तो इस कारण से क्या होता है? ये न्यूक्लियस टूट जाता है. व्हाई न्यूक्लियस ब्रेक्स? मैं फिर से बोलता हूं, देखो इट्स समथिंग लाइक दिस कि बहुत सारा एक घर है, घर में बहुत सारे, पहले दो ही लोग थे, है ना? टू पीपल वेर देयर, है ना? टू पीपल वेर देयर, सो देयर वाज अ वेरी ग्रेट रिलेशन बिटवीन देम बिकॉज ओनली टू पीपल वेर देयर. दो ही लोग थे. अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे लोग आ गए. तो बहुत सारे जैसे ही लोग आ जाएंगे तो होता क्या है, बहुत सारे जब लोग आ जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि क्या, अगर हम देखें तो इस आदमी से रिश्ता अच्छा हो जाएगा जो उसके पास में है, बट इस आदमी का इस आदमी से रिश्ता कमजोर हो जाएगा. ये न्यूक्लियर फोर्स जैसा है ना? न्यूक्लियर फोर्स के जैसा. ये दूर होने के कारण क्या होगा, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस आ चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं.
तो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है ना? न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसीलिए व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी मच एक्टिव एंड द न्यूक्लियर फोर्स गेट्स वीकेंड बिकॉज़ द न्यूक्लियॉन्स फार-फार होने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे अगले लेक्चर में, है ना, विद मैथमेटिक्स, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड वी आल्सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। फिर हम एक ग्राफ देखेंगे और इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, डीकेज़ के बारे में बात करेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होता है ना? ये गामा डीके से कैसे हम लोग सर्जरी करते हैं ना? कैसे कैंसरस सेल को मिटाया जाता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।